आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर हर रविवार की तरह हम लेकर आए हैं एक खास शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। फर्क सिर्फ इतना है कि इस रविवार मेरे साथ मेरे को होस्ट आरजे सिद्धार्थ नहीं है। 25 जून को म्यूजिक कंपोजर और सिंगर मदन मोहन जी का जन्मदिन है और आज मेरे साथ है उनके बड़े बेटे संजीव कोहली। संजीव जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्ते भावना जी, आपका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप जब छोटे बच्चे थे तो आपको ये एहसास था कि आपके पिता इतने बड़े जीनियस है? एक तो मेरे पिताजी जब गुजरे 1975 में तो मैं 18 साल का था। बस वो ज्यादातर चाहते थे कि हम पढ़ाई करें, संगीत ना उस वक्त सीखें। आई थिंक समवेयर क्योंकि उनकी जिंदगी से भी ये जुड़ा हुआ था। उनके पिताजी एक्चुअली राय बहादुर चुनीलाल जी बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर थे और फिर फिल्मिस्तान के को ओनर मालिक थे मुखर्जीज के साथ। ही वॉज अ स्टूडियो बैरन। पैदा हुए बगदाद में बाय चांस, क्योंकि पहले उनके फादर किसी ब्रिटिश कंपनी में मैनेजर थे बिफोर ही केम टू बिकम इन द स्टूडियोज। लेकिन उनकी यूथ बॉम्बे में हुई और वो चाहते थे फिल्म एक्टर बनना, लेकिन उनके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे तो उन्होंने उनको आर्मी में भिजवा दिया। अब वो आर्मी में 1 आध साल रहे और वहाँ आर्मी छोड़ के वापस आ गए, विच वॉज एट दैट टाइम ब्लास्फेमी। लेकिन फिर वो अपनी मर्जी से ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ एज अ प्रोग्राम असिस्टेंट। एंड म्यूजिक का शौक उन्हें वो कभी सीखा नहीं उन्होंने म्यूजिक, लेकिन शौक था गाने का क्योंकि उनकी नेबर थी जद्दन बाई। जद्दन बाई नरगिस जी की मदर माँ थी। तो जद्दन बाई वॉज अ क्लासिकल सिंगर एंड शी वुड हैव दीज इवनिंग सोइरेज अपने घर पे। तो मदन जी जाके पर्दे के पीछे से चुप करके रात भर सुनते थे उनका गाना। फिर राज कपूर के फादर पृथ्वीराज जी और मदन जी के फादर भी फ्रेंड्स थे नेचुरली, पेशावर से जी। तो मदन जी, राज साहब, सुरैया जी जो नेक्स्ट बिल्डिंग में रहती थी, दे वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। और ये तीनों जाके रेडियो पे बॉम्बे में बच्चों के प्रोग्राम पे गाया करते थे। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ जस्ट हिज एक्सपोजर टू म्यूजिक। तो जब वो एक्टर बनना चाहे, उन्होंने 2-3 फिल्मों में काम भी किया, लेकिन वो फिल्म में नहीं चली, एक आध रह भी गई। काफी लोग कहते हैं अच्छा ही हुआ कि वो ही डिडंट सक्सीड एक्टर है, तो नहीं तो वी वुड हैव लॉस्ट अ गुड कंपोजर। तो पिताजी के साथ जो उनका रिलेशनशिप, क्योंकि इससे उनकी जिंदगी जुड़ी हुई है और हमारा द वे ही ब्रॉट अस अप जुड़ा हुआ है। जी। फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। उस दिनों में उनके पिताजी ने दूसरी शादी की। दिस डिड गो डाउन वेल। मदन जी एंड उनके जो भाई बहन थे और वो घर छोड़ के अलग भी रहते थे। तो जब मदन जी को ने कहा कि अब मैं म्यूजिक करता हूँ, कुछ दोस्तों ने मिल के पैसे अपने अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूट करके एक फिल्म बनाई, छोटी सी फिल्म आंखें। और वो फिल्म रिलीज उस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता था जैसे बाद में हुआ। तो मदन जी ने गाने बनाए और रिकॉर्ड किए और फिल्म तैयार थी। तो उन्होंने अपने पिताजी को जाके मिलने गए और कहा आप प्लीज ये फिल्म आके देखिए। तो बहुत रिलक्टेंटली उनके फादर ने ट्रायल देखा और वो बाहर आए, ये हमने सुना है जी, मेरे मामा ने मुझे बताया है जी। और उनके आंखों में आंसू थे, वो गाड़ी में बैठे, ही लुक्ड एट हिज सन और चले गए। और उसके 1 महीने बाद उनकी डेथ भी हो गई जी। तो लेकिन मतलब उन्होंने अपने बेटे की म्यूजिकल सक्सेस नहीं देखी जी। तो उसके बाद फिर आंखें आई और फिर म्यूजिक करियर बन ही गया ऐसे। आंखें बड़ी सुपरहिट थी जी। बड़े लोगों के बड़े किस्से तो हर कोई जानता है, मगर बड़े लोगों के खास किस्से सिर्फ घर वाले जानते हैं। आपने एक किस्सा सुनाया था जब आप छोटे थे और एक बार सन एंड सैंड में स्विमिंग कर रहे थे, वो क्या थी? मुझे जरा। क्या होता था कि हम जब बच्चे थे, फादर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो वो कभी ना कभी घर पे भी आके बैठ जाते थे एक ड्रिंक लेके और जोर जोर से गाने लगते थे और बोलते थे बैठो सुनो थी। और एम्बैरेसमेंट भी नहीं, घर पे भी चलता था, बट देन ही वुड मेक अस सिट एंड कीप लिसनिंग टू हिम। फिर हम लोग को ले जाते थे वो स्विंग के लिए NSCI क्लब और सन एंड सैंड हर संडे। वहाँ संडेज की सन एंड सैंड पे शशि कपूर अपने बच्चों को लेके आते थे बिकॉज हम लोग साउथ बॉम्बे में रहते थे, पेडर रोड पे, और शशि कपूर अल्टामाउंट पे थे। मदन जी एक साइड में जाके सडनली गा रहे हैं और हम लोग एक दूसरे साइड अकेले और हम लोग हाथ ऊपर करके, हाँ मतलब जस्ट सिंगिंग अवे इन अ कॉर्नर, नॉट ऑब्लिवियस कि भाई हम लोग कहाँ हैं। तो हम लोग उस तरफ देख रहे हैं, शशि जी शायद कहीं हैं, बच्चे ऑल हिज चिल्ड्रन जो ज्यादा अंग्रेज थे उनके बच्चे तीनों तो हमारी तरह देख रहे कि यू नो योर फादर इज गोइंग मैड। तो हमें वी वर वेरी एम्बैरेस्ड, यू नो, बट नाउ आई रियलाइज ही वाज जस्ट कंपोजिंग अ न्यू ट्यून एट दैट टाइम। एंड इन दोस डेज उनके पास ये नहीं था कि रिकॉर्डर है, ये है। आपको उस वक्त कुछ सूझ रहा है, आप उसको जोर से गा रहे हो ताकि वो आपको याद रहे एंड यू कैन यूज इट एट सम लेटर स्टेज। और भी है कि जैसे मदन साहब के बारे में बहुत सारी बातें हैं,
बहुत सारी कहानियां हैं कि ही वॉज अ स्पोर्ट्समैन, ही वॉज अ वेरी गुड कुक। फिर आशा जी ने जैसे बताया था कि उनकी बिरयानी या एक सब्जी, आशा जी थोड़ी नॉटी बन के उन्होंने कहा कि उसमें शायद विस्की डालते होंगे। हाँ जी, बट एनीवे, बट व्हाट दे मेंट कि उसमें जितना नशा उनके संगीत में था, उनके खाने में भी उतना ही था। जी, उनके खास रिश्ते थे सबके साथ। लता जी के साथ तो एक खास रिश्ता है ही, क्योंकि बेस्ट गाने लता जी ने गाए हैं, बेस्ट गजलें उनकी लता जी ने गाई है। उस दिन आशा जी ने बताया था कि उनके साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है। वो ना सिर्फ कंपोजर थे, सिंगर थे, राइटर भी थे जी, पोएट थे, बट प्रोफेशनली कभी उन्होंने अपना नाम नहीं दिया जी। बट उनके जो दोस्त थे शायर सब बहुत करीब के दोस्त थे। एंड उस वक्त क्या भावना जी आज के टाइम से थोड़ा अलग था। ये जो टीम वर्क होती थी, इट वाज इवन अगर कोई गाना नहीं लिखना होता था, हम वो लोग शाम को बैठते थे, खाना खाते थे, ड्रिंक लेते थे और बातों बातों में गाने बनते थे। ये जरूरी नहीं था कि आज कल रिकॉर्डिंग है तो आज बैठो खत्म करो। जो आज की रश लाइफ में लाइफस्टाइल सबके बदल गए, तो उस वक्त फोकस एक ही चीज का था। टेलीविजन इंटरव्यूज नहीं थे, रियलिटी शोज पे जजेस नहीं बनना पड़ता था, इंटरव्यूज नहीं देते थे, सिर्फ अपने म्यूजिक पे हर शाम या तो फैमिली के साथ या अपने शायर दोस्त के साथ बैठना होता था। तो राजेंद्र कृष्ण जी, राजा मेहदी अली खान घर पे आके खाना खाते थे। इफ ही वाज वेरी हैप्पी कि आज का गाना अच्छा हुआ है, उनको ट्रांसफर वो लेते थे बड़े टेप पे गाने का, जो नॉर्मली उस वक्त कैसेट्स नहीं थे, सीडीज नहीं थे, तो बाकी म्यूजिक डायरेक्टर शायद ना भी लेते हों, वो लेते थे और वो घर पे रात को खाना बनाते थे और फिर एक आध लोग को जरूर बुलाते थे। अगर लता जी ने गाना गाया तो लता जी को खाना घर पे सुनेंगे। एंड वी वर एज चिल्ड्रन वुड क्वाइटली स्टैंड बिहाइंड द डोर एंड लिसन टू द सॉन्ग। चेतन आनंद सिटिंग देयर, Priya is there, लता जी is there, कैफी साहब would come with and शौकत आपा जी। These are great moments। खाना लेकिन खुद बनाते थे and everybody used to enjoy कि खाना मदन जी बनाएंगे और बहुत अच्छा होगा, बट नॉन वेज खाना ज्यादा होता था। वैसे तो मदन मोहन जी एक संपूर्ण कलाकार थे, मगर ऐसा क्या दुख था जिसे वो भुला नहीं पाए। जब उनके पास काम नहीं था, उनको अवार्ड्स नहीं मिलते थे, तब घर का माहौल बहुत ही डिस्ट्रेसिंग होता था। इसमें कोई मुझे शर्म की बात इसलिए नहीं है कि क्योंकि वो फिर शराब पे रिकॉर्ड्स लेते थे जी। ये किस्सा मैंने पहले भी सुनाया है, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इट टेल्स उनका थॉट प्रोसेस और मुझ पे असर। अनपढ़ फिल्म जब आई, उसका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ, आज भी बहुत है, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, विच कंसिडर्ड वन ऑफ द ऑल टाइम लव सॉन्ग्स। वो धुन एकदम फ्लूक से बनी थी जी। ये ट्यून रिकॉर्डिंग पे पूरी चेंज हुई, वर्ड्स भी चेंज हो गए लास्ट मिनट पे, और उन्होंने 15 मिनट में वो गाना बनाया जी। तो इट्स लाइक अ मिरेकल सॉन्ग, शायद होता ही नहीं कभी। एनीवे, तो अब जब उनको अवार्ड नहीं मिला उस साल, तो वो डिसअपॉइंटेड बहुत थे। इट वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड। तो हम लोग एक बार गाड़ी में जा रहे थे, 62 की बात है, 62 ईयर वाज द ईयर एंड आई वाज 6 or 7 years old। गाड़ी में जा रहे थे, वो गाड़ी खुद चलाते थे। एक्चुअली मदन जी बहुत स्टाइलिश इंसान थे, वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी वेस्टर्न, अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते थे। You know, his whiskey was always the best. Like an army culture. He was absolutely very suave. Yeah. जो उस वक्त के म्यूजिक डायरेक्टर शायद कम थे. So he would stand apart. Yeah. गाड़ी खुद चलाते थे. He would wash his car himself and it was a beautiful car. तो हम लोग एक बार गाड़ी में जा रहे थे और हम लोग बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि बड़ी गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं, बर्ली सी फेस पे। उस वक्त ट्रैफिक नहीं हुआ करता था, इट वाज ब्यूटीफुल। हमने कहा डैड रेस करिए, गाड़ी रेस करिए प्लीज फास्ट। तो उन्होंने गाड़ी रेस लगाई और पीछे से 3 जीप सायरन्स पुलिस की हमें सुनाई दी और गाड़ी रोकी गई। हम लोग बहुत डर गए, हम बच्चे, मैं और मेरी बहन पीछे थे। तो कहा कि अब शायद जेल जाना पड़े, हमने यह कर दिया। वी टोल्ड आवर डैड कि गाड़ी तेज चलाओ, बट नो, पुलिस DIG ही वाज, ही गॉट डाउन एंड से मदन जी मैंने आपको गाड़ी इसीलिए रोकी है कि आपकी इस नज़रों ने समझा जो गाना है, दैट शुड हैव वन द अवार्ड दिस ईयर। फिर मेरे पिताजी ने मेरी माँ की तरफ देखा और कहा दिस इज माई अवार्ड, आई डोंट नीड एन अवार्ड। एंड द पॉइंट इज, ये उनको नहीं मिला, वो दुख उनको जरूर खाता था ना जी। जिस साल को बहुत दुख हुआ, वो मेरा साया, वो कौन थी का भी नहीं उनको मिला, अब नॉमिनेटेड थे, मेरा साया का नहीं मिला। तो मेरा साया का गाना 3-4 गाने थे, बहुत चले थे। झुमका गिरा रे तो बहुत चला था, नैनों में बदरा छाए, मेरा साया साथ होगा, आपके पहलू में आके रो दिए वगैरह। तो उन्होंने एक दिन वही गाड़ी ने मुझे कहा तुम कुछ गाओ, वी वर गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी, तो जस्ट टू ह्यूमर अस ही सेड सिंग। नाउ that the year जब उनको अवार्ड नहीं मिला मेरा साय के लिए, the award went to सूरज for the song तितली उड़ी and बहारो फूल बरसे। तितली उड़ी got the song of the year. So उन्होंने जब कहा गाना गाओ, I was 9 years old, I think, yeah, 9 or 10, and I sang बहारो फूल बरसाओ. So he looked at me in the rear view mirror and
एंड ही सेड तुम भी। मुझे समझ नहीं आया कि what does he mean। अब मुझे समझ आता है what he meant is कि मेरे बेटा भी अगर किसी और का गाना गा रहा है, it was his bitterness, you know। And then I realized कि you know for an artist भावना जी, तारीफ, acknowledgement, if not awards, reassurance, is very very important। मदन मोहन जी और यश चोपड़ा ने कभी साथ काम नहीं किया। मदन मोहन ने कभी यश चोपड़ा की फिल्म में म्यूजिक नहीं दिया जब तक वो जिंदा थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि मदन मोहन के गुजर जाने के बाद 30 साल के बाद उनका म्यूजिक यशराज बैनर ने अपनी फिल्म वीर ज़ारा में यूज किया। अच्छा संजीव, आप मुझे ये बताओ कि यश चोपड़ा यानी यशराज फिल्म्स का मदन मोहन के साथ कैसे रिश्ता बना? क्या आपने बात की यश जी से कि वीर ज़ारा के लिए आपके पिताजी का म्यूजिक लिया जाए? जब वो गुजरे हमारे म्यूजिक रूम में उनका बड़ा टेप रिकॉर्डर मिला जो किसी को हाथ लगाने को देते नहीं थे, बहुत वैल्यूबल था उस वक्त। वो बड़े स्पूल्स बहुत एक्सपेंसिव होते थे, बहुत कम लोगों को मिलता, इंपोर्टेड होता था जी। आई एम द एल्डर सन एंड आई कैन पुट ऑन दोस टेप्स एंड हियर देम। कुछ गाने उनकी आवाज में से सुने जो कभी सुने नहीं थे, तो मुझे लगा ये क्या है, मतलब तो आई रियलाइज कि ये वो धुनें हैं जो वो कभी कभी बनाते थे, जो उनको सूझती थी और रख देते थे कि कभी काम आएंगी जिंदगी में। रिवाइंड करिए थोड़ा। मौसम फिल्म जब रिलीज हुई, प्रीमियर था, मदन जी उस वक्त गुजरे थे, तो फिल्म वाज डेडिकेटेड टू हिम, तो हमको बहुत इंपॉर्टेंस मिली थी प्रीमियर पे, मेरे माँ को और मेरे भाई बहन को और मुझे, और हमें बड़े अच्छे सीट्स मिले थे। हमारे आगे बैठे थे यश चोपड़ा जी और पैमला चोपड़ा जी। यश जी और मदन जी ने कभी काम नहीं साथ में किया, दे वर इन डिफरेंट ग्रुप्स। फिल्म के दौरान मैंने सुना कि पैम जी ने यश जी से कहा बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है मदन जी ने इस फिल्म में, तो मेरे मन में ये जरूर आया, आई विश कि आपने कभी मदन जी के साथ काम किया होता। नेचुरली इट्स अ रिग्रेट बिकॉज़ यश जी वाज द बिगेस्ट डायरेक्टर इन दैट ईयर, क्योंकि दीवार भी उसी साल में रिलीज हुई थी। नाउ 30 years later, by chance, somebody who I have never met in my father's lifetime, I am working with him in his company, Mr. यश चोपड़ा। 2002 में जब बात शुरू हुई, यश जी ने मुझे कहा मैं नई फिल्म एक शुरू कर रहा हूँ और कुछ सिटिंग्स मैं कर रहा हूँ म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, मज़ा नहीं आ रहा है, तो तुम आया करो, बैठो ज़रा और बताओ। तो आदि चोपड़ा जी को म्यूजिक की बहुत समझ है, तो हम लोग बैठते थे कि, और मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर उस टाइम के, उन्होंने आके डेमो सुनाए वगैरह वगैरह। तो यश जी ने मुझे एक दिन कहा कि बात बन नहीं रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये फिल्म में मुझे बहुत पुराने स्टाइल का म्यूजिक चाहिए, क्योंकि ये फिल्म 20 साल पहले का फ्लैशबैक है वगैरह वगैरह। किसी भोलेपन में मैंने कहा यश जी आपको मालूम है मेरे पास काफ़ी टेप्स पड़े हैं, मैंने सुने। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, मदन जी की है? सर जी, इसे सुनाओ, तुम घर जाओ, 1 महीने छुट्टी लो, इस पे काम करो। एंड देन भावना जी फिर मैंने बहुत मेहनत करके वो टेप्स निकाले, थोड़े सुने, आधे तो खराब हो गए थे, ट्विस्ट हो गए थे, लेकिन जो भी बच सका मैंने ट्रांसफ़र किए। लेकिन फिर यश जी ने कहा हमको ये साउंड समझ नहीं आ रही, बिकॉज मफल्ड हो गया था। उन्होंने कहा तुम इसके कुछ डेमोज बनाओ, किसी से गवाओ, थोड़ा म्यूजिक डालो, मेरे को सुनाओ कि आज के कैसा लगेगा। मैंने कुछ 30 के डेमोज बनाए, और भी ट्यूनें बहुत थी, लेकिन मैंने पहले 30 सुने। वो जब यश जी और आदि को सुनाए, उन्होंने कहा हमारी फिल्म इन्हीं 30 गानों में बनेगी, एंड दे जस्ट चोज 10 out of those 30। और वो बाय फ्लूक बिकेम द साउंड ट्रैक ऑफ वीर ज़ारा। तो आई मीन वीर ज़ारा क्या हुआ भावना जी, मदन जी को वो सब कुछ मिल गया जो कह रहा था नहीं मिला। सबसे बड़ा डायरेक्टर, सबसे बड़ा बैनर, सबसे बड़े स्टार्स, IFA अवार्ड, टॉप सॉन्ग ऑफ द ईयर तेरे लिए, बैनर्स इन लेस्टर स्क्वायर एंड ब्रॉडवे। व्हाट मोर कुड आई आस्क फॉर? इट वाज अ ड्रीम आई हैड 30 years before as a teenager, and it just happened. मतलब it's unusual, really a miracle. फिल्म फ्रेटर्निटी में सबको पता है कि लता मंगेशकर मदन मोहन को मदन भैया कहती है, और मदन साहब भी लता जी को दीदी कहते थे। सबका ये मानना है कि लता जी ने मदन मोहन के साथ सबसे ज्यादा गाने गाए हैं, मगर क्या ये सच है? वो कौन थी तो पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी, फर्स्ट घोस्ट फिल्म थी जी। अब देखिए वो कौन थी का म्यूजिक टोटली मॉडर्न है। गाना था नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, जो मदन जी ने 10-12 साल पहले ट्यून बनाई थी 50s में। वो सिंपलिस्टिक ट्यून है, बट ही वांटेड टू यूज इट फॉर अ सिचुएशन, तो वो कभी किसी ने अप्रूव नहीं की, वो ट्यून हमेशा रिजेक्ट होती गई। तो राज खोसला ने वो अप्रूव की, और वो गाना उस फिल्म का थीम सॉन्ग बन गया। मैं जब भी वो फिल्म जात के देखता था थिएटर में, इन मॉर्निंग शोज लेटर, पहले तो अडल्ट फिल्म थी, हम डाल ही सकते थे, पीपल उस पर कॉइन्स फेंकते थे गाने पे, जब वो गाना फिल्म में बार बार आता था। इट वॉज द थीम सॉन्ग ऑफ द गोस्ट। उसके अलावा राज खोसला को जब मदन जी ने एक ट्यून सुनाई, राज खोसला ने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है। मदन जी को बहुत बुरा लगा। मदन जी ने मनोज कुमार जी को फ़ोन किया। मनोज कुमार जी उस फिल्म के हीरो भी थे और वो स्क्रिप्ट में भी हेल्प कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई मैंने एक ट्यून बनाई है, तुम आके सुनो। मनोज कुमार जी गए, उन्होंने सुना, कमाल की ट्यून है। तो
मैंने कहा तुम राज खोसला को बताओ कि भाई यूज़ करे। तो मनोज जी ने इंटरव्यू में कहा है, खुद मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि हम बुलाते हैं राज खोसला को, कल बुलाते हैं। और दोनों ने राज खोसला के साथ सिटिंग की और मैंने कहा मैं राज खोसला जी आपको एक ट्यून आज सुनाता हूँ, सुनिए। और उन्होंने वही ट्यून सुनाई और राज खोसला ने 1 मिनट में अप्रूव कर, कमाल है। मनोज जी ने कहा आपने 3 दिन पहले इसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा शायद मैंने ठीक तरह से उस वक्त ध्यान नहीं होगा। और वो गाना था लग जा गले, जो आज हिस्टोरिक गाना है, हर जगह वो गाना यूज़ होता है, फिल्मों में बैकग्राउंड में यूज़ होता है, टीवी सीरियल्स में होता है। तो इट वाज ऑलमोस्ट नेवर रिकॉर्डेड एंड नाउ इट वाज नेवर रिकॉर्डेड आई वुड जस्ट से कि दिस इज हाउ अ हार्ट ब्रेक्स, यू नो, व्हेन यू गेट रिजेक्टेड फॉर समथिंग दैट यू फील इज गुड। क्योंकि उनको मालूम है जब उन्होंने क्रिएट किया है कि ये कितना अलग है, मगर सामने वाला जो सुनता है उसके पास कई बार धीरे नहीं होती है। मोमेंट होता है, एज अ मोमेंट फॉर एवरीथिंग। आपने आज हम लोग जब बातें कर रहे थे आपने कहा हर चीज़ का एक टाइम होता है कभी कभी। तो एक गाने की भी तो कुंडली होती है ना। सही बात। वो गाना चले नहीं चले म्यूजिक डायरेक्टर पे भी है, लिरिक राइटर पे भी है, सिंगर पे भी है, कैसी रिकॉर्डिंग हुई उस पे भी है। अब आपने मुझे सिंगर की बात की और ये कई लोग कहते हैं कि लता जी ने ज़्यादा गाने क्यों गाए। नंबर 1 की उन्हें हीरोज नहीं मिले, हीरोइन, बड़े हीरोज नहीं मिले, बड़ी हीरोइन शायद मिली जी, लेकिन वो देयरफॉर क्योंकि वो हीरो से बड़ी थी उस फिल्म में, हीरोइन के गाने ज्यादा थे। दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। तो माला सिन्हा बहुत थी, नूतन जी थी, मीना कुमारी थी, लेकिन उनके साथ जो स्टार थे वो हमेशा छोटे थे। किशोर कुमार एक्चुअली जो है 7 फिल्में एज अ स्टार मदन जी ने म्यूजिक दिया है, लेकिन वो चली ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त किशोर दा एज अ हीरो इतने कामयाब नहीं थे। इन हिज काइंड ऑफ सॉन्ग्स उन्होंने आशा जी और लता जी दोनों को इक्वली यूज किया है। इफ लता जी संग 220 या कुछ गाने, आशा जी संग 211, ऑलमोस्ट द सेम, बट कुछ गाने ज्यादा चल गए, कुछ गाने कम। अब मेरा साया में अगर लता जी का नैनों में बदला छाए है तो आशा जी का झुमका गिरा रे है। अगर लग जा गले वो कौन थी मैं, तो आशा जी का शोक नजर की बिजलियां भी है। बट जो ज्यादा गाने शायद चल गए किसी वजह से, उस वक्त लता जी हीरोइंस के लिए ज्यादा गाती थी। और ये सिर्फ मदन जी नहीं, हर म्यूजिक डायरेक्टर लता जी को ज्यादा यूज करता था उन दिनों में। और उनका जो टीम है आज भी लोग उसको अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल कॉम्बिनेशंस मानते हैं। मदन मोहन को गजल का सम्राट माना जाता है और मदन मोहन की वजह से हिंदी फिल्मों में गजल प्रख्यात हुई। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? उनका ज्यादा ट्रेडिशनल गाने रहते थे ना भावना जी। ये गलत फहमी शायद लोगों की है, क्योंकि उनकी गजलें बहुत चली, तो जब वो चीज ज्यादा चल जाती है तो आप उसके साथ ब्रांड हो जाते हैं। एंड ही वाज कॉल्ड द गजल किंग। तो लोग समझते हैं मदन जी शायद सिर्फ गजलों में अच्छे थे, लाइट गाने नहीं बनाते थे। आप देखिए फर्स्ट रीमिक्स गाना इंडस्ट्री का जो हमारा हुआ, जो फर्स्ट टाइम रीमिक्स हुआ बाली सगुन या किसी ने किया, वो है जरूरत है एक श्रीमती की, क्या सूरत है क्या सूरत, वो मदन जी का गाना था। फिर गीता दत्त का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ए दिल मुझे बता दे तो किस पे आ गया है, मदन मोहन जी का गाना है। झुमका गिरा रे तो आपको मालूम है। तो लाइट गाने कोई उन्होंने कम नहीं बनाए, बट ही इज रिमेम्बर्ड मोर बिकॉज उनका एक हॉलमार्क था और शायद ही वाज बेटर इन दोज बेटर देन द अदर्स इन दैट पर्टिकुलर रेpertoire। या फिर ऐसा था कि दूसरे इतने अच्छे गजलें नहीं बना पाते थे। ये सही भी नहीं जरूरी है, शायद हर चीज का एक मौका होता है उनकी फिल्में। और उनका लेकिन गजलों का ये है कि हालांकि मैं पहले भी कह चाहूँगा, लेकिन गजलों के लिए क्या था कि उनको उर्दू शायरी की बहुत समझ थी और शायरी की समझ होना गजलों में फिर आप उसको अडेप्ट कर सकते हैं। बाकी डायरेक्टर्स शायद उनको शायरी से कम था, बिकॉज एंड सम ऑफ देम यू नो उनको उर्दू जुबान की इतनी समझ नहीं थी। ये क्या करते थे कोशिश की फिल्म के रोमांटिक सिचुएशन में भी या सैड सिचुएशन में भी या डांस सिचुएशन में भी या मुजरा में भी वो गजल ले आते थे। तो उन्होंने गजल को पॉपुलराइज कर दी बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर जॉनर ऑफ म्यूजिक। अब आपकी नजरों ने समझा इट्स अ गजल, बट इट्स अ प्योर रोमांटिक song, you know, you don't think it's a ghazal. No. Yeah, but because people realize it's a ghazal, the word ghazal became so much more popular and he's credited for doing that by bringing it into films because कोई चीज फिल्म में डालो उन लोगों तक ज्यादा पहुंचती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि आपकी नजरों ने समझा अगर आप देखो तो इट इज अ रोमांटिक मोमेंट बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। Absolutely. और वो भी एक टेरेस में वो दोनों like any other romantic song, जी। हाँ, और एक गाना गा रहे और कितने सॉफ्ट है। जी। आप कुछ और कर रहे हो अपने पिताजी की याद में? मुझे सिर्फ लगता है कि लोग इस साल उनको ज्यादा याद रख रहे हैं उस साल से जी, लेकिन मेरे एक दिल में
है कि मैंने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी उस दिन के लिए, जस्ट फॉर दैट इवेंट। मैं उस पर थोड़ा और काम करके उसको 1.5 घंटे की फिल्म बना रहा हूँ, मतलब उसमें और कुछ डाल रहा हूँ। तो इन दिनों मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और एक फंक्शन भी रखी है, शायद रखूँ, देखिए। उनका एक वेबसाइट हमने खोला है जो लोगों को बहुत पसंद है, उसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है वगैरह, और लोगों को बहुत पसंद आती है। तो जो भी उन पे इन्फॉर्मेशन चाहिए लोग उस पे जाते हैं जी। यश जी होते तो शायद हम कुछ और भी करते, यश जी भी चले गए, वो मेरे पिता समान थे। तो हर चीज़ का वक्त होता है, देखिए। और आजकल दौर भी बदल गया है। लेकिन भावना जी, जो भी आप कहें, आप YouTube पे जाएं, आप रेडियो सुने, पुराना म्यूजिक आज भी लोगों को पसंद है और यंग जनरेशन भी सुन रही है। ये नहीं है कि यस देयर इज द मॉडर्न यंग जनरेशन जिनको पुराना म्यूजिक शायद अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज रिकॉर्डिंग का साउंड अलग है, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट स्टिल देयर। दौर बदल जाए, समय बदल जाए, आर्टिस्ट बदल जाए, मगर मदन मोहन हमेशा फ्रेग्रेंट रहेंगे। थैंक यू संजीव कोहली हमारे शो में आने के लिए। आज आप स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। दुख की बात है कि मेरा को होस्ट सिद्धार्थ नहीं है। सिद्धार्थ को मिलने के लिए और हमारे साथ एक और शो करने के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा। अगले रविवार फिर मिलूंगी यही समय। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग FM। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे।